बात करेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश के आगे कितनी प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से जब पार्टीशन हुआ तो उस समय हमारी कंट्री ने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे पूरी कंट्री को यूनाइट करके रखा गया। राइट, आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि जो हमारा सेकंड चैलेंज था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, आज हम उसी चैलेंज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो चैलेंज हमारा क्या था? चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मोस्टली जो पूरे वर्ल्ड में लोगों का क्या मानना था कि इंडिया जैसी बिग कंट्री जहाँ इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतनी धर्मों के लोग, इतने कलर्स के लोग, इतनी लैंग्वेज बोलने वाले, इतनी तरह के डिफरेंट पीपल रहते हैं, उन सबको यूनाइट करना, उन सबको लेकर इकट्ठे चलना और डेमोक्रेसी को लंबे समय के लिए एस्टेब्लिश करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। राइट, लेकिन इंडिया ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अब इंडिया के लिए जो ये चैलेंज था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, अब इस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि जहाँ भी हमें मालूम है डेमोक्रेसी होती है वहाँ इलेक्शंस होते हैं। राइट, इलेक्शन होते हैं मीन्स लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने जो गवर्नमेंट है, जो उनका लीडर कौन बनेगा, कौन उनको उनकी गवर्नमेंट को रन करेगा, उसको चूज करने का राइट लोगों के पास होता है। राइट, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कराने का सबसे पहला जो स्टेप था वो था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। राइट, तभी डेमोक्रेसी हो सकती थी। तो जो मेन चीज़ें थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी इलेक्शंस के लिए, उस समय में पूरे चैप्टर जो हमारा ये कवर करेगा वो इसी चीज़ को डिस्कस करेगा, इसी चीज़ को कवर करेगा। क्या क्या टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं? सबसे पहला होगा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि एक ऐसा सिस्टम बनाना कि जो हमारे इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी या कोई गलत तरीके का यूज़ ना हो। राइट, दूसरा द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हेन वी विल रीड द चैप्टर, व्हेन वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, तो हम आगे चल के ये भी बात करेंगे कि कैसे जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन थे उन तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस में थी, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। राइट, इसके बाद तीसरा हम डिस्कस करेंगे इसमें पॉइंट द एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज। एज वी ऑल नो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय डोमिनेंस में जो सबसे मेन पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। ये जितनी आज अलग अलग इतनी तरह की पार्टीज़ हैं वो सारी पार्टीज़, चाहे वो बीजेपी है, स्वतंत्र पार्टी है या कोई और पार्टी, ये सारी पार्टीज़ बाद में डेवलप हुई है, बाद में एग्जिस्टेंस में आई हैं। राइट, तो ये अलग अलग पार्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि पार्टीज़ कैसे पावर में आई, कैसे इनका जो एमर्जेंस हुआ, इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, प्लान्स क्या थी, क्या इनकी पॉलिसीज़, इन सब पार्टीज़ की पॉलिसीज़ अलग अलग थी। राइट, क्या इन सब पार्टीज़ की जो प्लानिंग थी कंट्री को डेवलप करने की वो अलग अलग थी। तो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अपना फर्स्ट पॉइंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबसे पहले ज़रूरी था डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए कि इलेक्शन करवाए जाएं। अब इलेक्शन को कैसे हों? फ्री एंड फेयर हों। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पूरे इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करना है। राइट, तो इलेक्शन कमीशन बनाया गया। अब ये इलेक्शन कमीशन कब बना? जैन 1950 में। इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन। व्हेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, कब बना ये? जनवरी 1950 में। राइट, अब जब ये इलेक्शन कमीशन बना तो सुकुमार सेन क्या थे? हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन को हिंदी में बोलते हैं चुनाव आयोग। राइट, तो ये जो हमारे फर्स्ट कमिश्नर थे, जो चुनाव उपायुक्त थे, वो कौन थे? सुकुमार सेन। अगेन इट्स योर वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया?
ठीक है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन तो बन गया, इलेक्शन कमिश्नर भी डिसाइड हो गया, लेकिन अब इस इलेक्शन कमीशन को बनाने की ज़रूरत क्यों थी? इसके आगे ऐसे ऐसे क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या ज़रूरतें थी इस इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए? तो सबसे पहले इसके लिए क्या ज़रूरत थी? द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो एरिया है जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन सी हैं, कितनी होंगी, कितने एरिया होंगे, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, राइट। सबसे पहले एक ये रिक्वायरमेंट थी, यानी उनको ये बाउंड्रीज को डिसाइड करना था। दूसरा क्या था? इलेक्टोरल रोल, यानी इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ एलिजिबल वोटर्स, यानी उन लोगों की लिस्ट बनाना, उन लोगों का एक रोल तैयार करना कि जो लोग वोट देने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब इंडिया में वोट देने की एलिजिबिलिटी क्या है एट प्रेजेंट? 18+। आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं, राइट। तो उन लोगों की सूची तैयार करना, इलेक्टोरल रोल तैयार करना कि कितने लोग हैं जो वोट देने के काबिल हैं, जिनको वोट देने का राइट है, जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, राइट। तो इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। इतनी वास्ट कंट्री में, इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी सबसे ज़्यादा थी, उसमें एक इलेक्टोरल रोल को तैयार करना, उसके लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को बनाना जो था, ये बहुत कोई ईजी टास्क नहीं था, राइट। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने की। उसके बाद जब ये इलेक्शन हुए तो सबसे पहले इलेक्शन जब करवाए गए तो इन इलेक्शंस में ये जो फर्स्ट हमारे इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे। इन इलेक्शंस को फर्स्ट जनरल इलेक्शन बिकेम लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। यानी ये जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे लैंडमार्क बने, एक इतिहास कायम किया इन्होंने पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में। क्यों इनको ऐसा लैंडमार्क क्यों कहा जाता है? अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर 6 मार्क्स क्वेश्चन। ये 6 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, राइट। तो वाई फर्स्ट जनरल इलेक्शन बिकेम लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड? ये कैसे एक लैंडमार्क के रूप में साबित हुआ? उसका रीज़न क्या था? जैसा हमने पहले बात की शुरू में ही कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय में बहुत सारे वर्ल्ड के लोग थे, चर्चिल एंड ऑल, जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी लंबे समय तक नहीं चल सकती, जो हम अभी ये बात डिस्कस करके हटे हैं। तो वो एक चैलेंज था, राइट। अब ऐसे में इसको फर्स्ट इनको लैंडमार्क क्यों कहा जाए? क्योंकि इंडिया वास्ट कंट्री थी और यहाँ लगभग जब वोटिंग लिस्ट तैयार की गई तो अप्रॉक्सीमेटली कितने वोटर्स थे? 17 करोड़, राइट। 17 करोड़ वोटर्स की लिस्ट तैयार करना, उनसे पीसफुली वोटिंग करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट। तो दूसरा क्या था? हमने अभी यहाँ बात की थी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अब टोटल जब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई तो स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वाज 489 एंड अबाउट 3200 MLAs वर टू बी इलेक्टेड। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में MLAs को चूज़ करवाना मोर देन 17 करोड़ वोटर से अगेन अ बिग टास्क, अगेन अ बिग चैलेंज, राइट। तीसरा क्या था? मोर देन 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ वर ट्रेन्ड। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे थे तो ऑफिसर्स को भी ट्रेन करना था, पोलिंग स्टाफ्स को भी ट्रेनिंग देनी थी कि उन्हें किस तरीके से पीसफुली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना है। ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल था, राइट। नेक्स्ट जो था, इट वाज द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी कंट्री बहुत ही गरीब कंट्री थी,
दूसरा, एजुकेशन लेवल लोगों का नहीं था, एजुकेशन में हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो ऐसे इलिटरेट, अनपढ़ लोग जहाँ थे, अशिक्षित लोग थे, ऐसी इलिटरेट और पुअर कंट्री में सक्सेसफुल इलेक्शन करवाना भी अपने आप में एक चैलेंज था, राइट? क्योंकि इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में जहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी वो इलिटरेट नहीं थे, दे वर एजुकेटेड, लिटरेसी रेट वाज मोर, राइट? तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ किया गया, यानी सभी को वोट देने का अधिकार था। सभी को वोट देने का मतलब है वो लोग जो एलिजिबिलिटी एज को पूरा करते थे उन सबको वोट देने का अधिकार था। जबकि उस समय तक बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर डेमोक्रेसी थी, जहाँ इलेक्शंस होते थे, लेकिन विमेंस को वोट देने का राइट नहीं था, राइट? ये केवल हमारा एक इंडिया ऐसा कंट्री था जहां आज़ादी के बाद पहले इलेक्शन हुए और वहां हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज़ किया, जहां विमेन को भी मेल्स की तरह ही वोट देने का बराबर का राइट था, राइट? इसके बाद नेक्स्ट, किस वजह से इसे लैंडमार्क कहा जाता है? जो अगला पॉइंट है, दैट वाज द रिजल्ट वर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, चाहे वो पार्टी, दूसरी पार्टी जो लूजर्स थे, जो इलेक्शन हार गए थे, उन्होंने भी रिजल्ट को पीसफुली एक्सेप्ट किया, ठीक है? नेक्स्ट, इसमें जो मेन था कि वो क्रिटिक्स जिन्होंने आज़ादी के बाद ये कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी लंबे समय तक नहीं चल सकती, इंडिया में डेमोक्रेसी प्रॉपर रूप से इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती, उन सब क्रिटिक्स को भी इन्हीं इलेक्शंस ने रॉन्ग प्रूव किया, उनको गलत साबित किया और हमने पूरे वर्ल्ड में ये दिखा दिया कि इंडिया जैसी वास्ट कंट्री जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, जहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है, ऐसी कंट्री में भी डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, डेमोक्रेसी बिल्ड की जा सकती है, राइट? इज इट क्लियर? ओके, सो when you are going to read this part, NCERT में जब आप इस पार्ट को पढ़ रहे होंगे, you have to prepare simultaneously your question। हमने अभी बात की है, एक हमने बात की कि इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी था, जिसमें कि सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमने करना था, उसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट थी। कब हुआ, कौन इसका फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बना और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स क्या थी। ये क्वेश्चन आपका ये इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाई इलेक्शन कमीशन वाज रिक्वायर्ड, इलेक्शन कमीशन क्यों रिक्वायर्ड था। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, व्हाई इलेक्शन कमीशन वाज रिक्वायर्ड, 2 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट हमने किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स क्वेश्चन कि इसको लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बोला जाता है, इंडियन इलेक्शन जो फर्स्ट हुए थे। ओके, सो ऑल दिस इज अबाउट दिस वन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम of free and fair elections.